तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 26 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था आपका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता से, है ना। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया हुआ था उसके अनुसार से उसका आंसर होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया दोनों का। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा बड़ा करके दिया था कि दोनों का क्या था, है ना। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक याद रखना क्या, ओम होता है। अब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। याद कैसे रहेगा, देखिए प्रतिरोधक का ओम, प्रतिरोध का ओम है, और जैसे थोड़ा बड़ा हुआ यानी प्रतिरोधकता ओम मीटर। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना तो याद रहेगा। ये क्वेश्चन जो कि अक्सर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है ना। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा, ये दोनों को योग को आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस अस्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक, ध्यान रखना ये, है ना, कि किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका परिनालिका से, कि परिनालिका कैसा होता है। तो ये याद रखना है, परिनालिका एक त्रिविमीय कुंडली को कहते हैं। भौतिकी में परिनालिका स्प्रिंग की भांति बनाए गए तार की संरचना को कहते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आपसे आया था कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे मतलब कि कहाँ किस राज्य की जनसंख्या नकारात्मक रही है, तो नागालैंड का ही जनसंख्या क्या हुआ, निगेटिव रहा है ना। नागालैंड निगेटिव, ऐसे रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका, द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष, है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, और एक आएगा क्या, दूरदृष्टि दोष को, है ना। तो दूरदृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कैसे, उत्तल लेंस से। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करते हैं कैसे, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना है कैसे, और कन्फ्यूजन कभी नहीं हो। तो देखिए ये इसमें 2 लेटर है ना, तो 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, और इसमें 3 लेटर है तो 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। तो ये दोनों में भी कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, बाकी 3 यही 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक तो हो गया आपका ये वाला जरा दृष्टि दोष, द्विफोकल लेंस, और दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। एक क्वेश्चन आएगा मोतियाबिंद को कैसे ठीक किया जाता है, तो उसमें कोई लेंस द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, उसका ऑपरेशन होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि R बराबर रो L बाय ए प्रतिरोधकता का सूत्र से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो इसमें चीज़ें क्या ध्यान रखना है, R क्या प्रतिरोध को दर्शाता है, ठीक है, और रो जो है अस्थिर पद प्रतिरोधकता को दर्शाता है, L पदार्थ की लंबाई को दर्शाता है, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को दर्शाता है। तो प्रतिरोधकता का सूत्र होता है R बराबर रो L बाय ए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, प्रतिरोधकता की गणना प्रतिरोध R और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के गुणनफल को पदार्थ की लंबाई से विभाजित करके की जाती है। ठीक है, प्रतिरोधकता की गणना प्रतिरोध R और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जो कि A के गुणनफल को पदार्थ की लंबाई से विभाजित करके की जाती है। और धातु के चालकों की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ध्यान रखना है, धातु के चालकों की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है, जबकि कार्बन और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर घटती है। यानी कि जो अर्धचालक है उसमें तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, घटती है, जबकि धातु में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि स्नेल के नियम के अनुसार साइन I और बटा में साइन R डैश होता है। तो इसमें क्या होता है, स्नेल के नियम के अनुसार साइन I बटा साइन R ये स्थिरांक होता है ना। इसका करेक्ट आंसर है स्थिरांक, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान पूछा था। तो ऑक्सीजन यानी कि O2 है ना, ऑक्सीजन यानी O2, तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होता है 16। तो इसमें क्या है 2 बार है ना, O2 है, ऑक्सीजन का सूत्र में क्या O2 है, तो यानी 2 से इसमें गुना करेंगे, यानी कि ये हो गया 16 दूनी 32 इसका आणविक द्रव्यमान हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होती है, 8 होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ 2 चीज़ें याद रखना है,
मानव शरीर में और पृथ्वी के भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। अगर पूछे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा या तो सूर्य तारा में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। और ऑक्सीजन और हंसाने वाली गैस जो है N2O, ये दोनों का खोज किया था किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आया था ना, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहा जाता है। तो धोवन सोडा का सूत्र अगर पूछे तो क्या होता है, Na2CO3, और धोवन यानी कि धोएंगे तो पानी में इसमें डाल दीजिए 10H2O। ठीक है, ये हो गया धोवन सोडा का सूत्र हो गया। ठीक है, देखिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, धोवन सोडा बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, धोवन सोडा या तो वाशिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, और इसका सूत्र हो ये। और एक होता है क्या, इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2 की जगह क्या डाल देना, H है ना, और CO3। ठीक है, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो इसको याद ऐसे रखना है, जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो बाय करके, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला हो गया NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध होता है, ये क्वेश्चन आया था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध होता है, तो एकल सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच मुख्य अंतर यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक दोहरा या तिहरा सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था श्रेणी से। आपको श्रेणी और समांतर क्रम में आपको लगातार एनालिसिस में बता रहे हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन आता है श्रेणी क्रम में दे दिया आपको 3 प्रकार के दे दिया ओम। ठीक है ना, कि ये श्रेणी क्रम है, इसका कुल क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप से दे देता है। तो इस श्रेणी क्रम का फॉर्मूला और समांतर क्रम का फॉर्मूला, ये दोनों याद रखते हैं तो इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सब बन जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 कुल प्रतिरोध बराबर होता है R1 + R2 + R3, इस तरह से Rn तक होता है। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब देखिए इससे क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आपसे बनेगा। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन क्या आ गया था कि 3 ओम को है ना, व्यक्तिगत ओम को 3 ओम को 3 प्रकार के ओम को अगर प्रतिरोध को टोटल जोड़ा जाए तो व्यक्तिगत प्रतिरोध से क्या होगा, अगर कम है तो वो कैसा होगा, तो कम अगर हो जाता है व्यक्तिगत से तो वो होता है समांतर श्रेणी में। ठीक है, क्योंकि बटा में चले जाता है तो समांतर में आ गया। अब इसको श्रेणी में और ये समांतर में, इसको याद कैसे रखना है ताकि कन्फ्यूजन भी ना हो और याद भी रहे। आपको बार बार बता रहे हैं कि देखिए समांतर अगर देखते हैं, अगर बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर कोई भी चीज़ है तो कैसे बोलते हैं, ऐसे है ना, एक लाइन और एक लाइन, ये दोनों क्या समांतर है। ठीक है, समांतर में क्या हो, ऊपर नीचे है ना, ऐसे समांतर, तो ऐसे रिलेट करना यहाँ से याद करने के लिए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में क्या ऊपर नीचे वाला होगा, समांतर श्रेणी में कुल प्रतिरोध क्या होगा, ऊपर नीचे। और श्रेणी क्रम में सिंपल तो सीधा वाला हो जाएगा ना, R1 + R2 + R3। ठीक, इस तरह से ध्यान रखना है। पद्म विभूषण पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया था, तो शायद आपके ऑप्शन में था चिरंजीवी है ना, तो इसका करेक्ट आंसर चिरंजीवी हुआ था। ये पांचों को याद रखना है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में किसे किसे मिला, बैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और सुब्रमण्यम। ठीक है, बैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो आंसर क्या है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है ना। सोडियम एक क्षार धातु है और इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है। ये सब क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। ठीक है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन है, यही पूछ देता धातु तो क्या होगा आंसर, तो हो जाएगा पारा। ठीक है, कभी ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रख लेना, अधातु थोड़ा बड़ा है तो ये ब्रोमीन बड़ा है। ठीक है, और धातु छोटा है तो ये पारा छोटा, ऐसे वाला है ना। तो दो ही चीज़ रहेगा, ब्रोमीन या तो पारा। तो अधातु में हो जाता है ब्रोमीन, धातु में पारा, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गोलीय दर्पण कैसा होता है। गोलीय दर्पण से भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, इसके बारे में डिटेल से जानना बेहद जरूरी है। देखिए गोलीय दर्पण कैसा होता है, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले के हिस्सा होती है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के बारे में जानना है अच्छे से। ठीक है, जैसे देखिए गोलीय दर्पण के क्या है कि NCERT के अनुसार गोलीय दर्पण के बारे में आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं कि
गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। गोलीय दर्पण के बाहरी या अंदर तल को चमकीला बनाया जा सकता है। इस चमकीले तल से प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से भी प्रश्न पूछा जा रहा है ना। गाड़ी के जो साइड मिरर में है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं अवतल दर्पण में बाहरी उभरा हुआ भाग पॉलिश किया जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहरी उभरा हुआ भाग पॉलिश किया जाता है और भीतरी खोखला भाग परावर्तन का काम करता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, भीतरी सतह की पॉलिश की जाती है। उत्तल दर्पण में भीतरी सतह की पॉलिश की जाती है और बाहरी उभरी हुई सतह, उत्तल दर्पण में क्या होता है, बाहरी उभरी हुई सतह जो है परावर्तन का काम करती है। ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य बिंदु फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में घोलकर क्या बनाता है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना पानी में घुलकर, है ना, क्या होगा, पानी में घुलकर क्या बनाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट पानी में घुलकर सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अभी इससे क्वेश्चन क्या है, पीछे भी आपको आया था, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, आपके बताए हुए हैं, ठीक है ना। इसको सिंपल आपको बता दिए थे कि ये इसको एक सेम क्वेश्चन जो है पिछले शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये अगर x प्लस 1/x बराबर आपको दे दिया 4, अब पूछता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो ए बी फॉर्मूला पर बैठा देना है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर उसी पर है ये। तो इसको क्या करते हैं, ये इसमें पूछा ना, तो इसको स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो, है ना, माइनस कर देना है, यानी 4 चौक 16 -2 करेंगे 14 आंसर आ गया। अगर ये माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये पूछेगा, है ना, x² प्लस 1/x², तो इसको क्या करना है, स्क्वायर करके +2 कर देना, माइनस में है तो +2 कर देना है, 4 चौक 16 2 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, यहाँ प्लस में दिया हुआ था तो प्लस में दिया हुआ है और पूछा ये तो हो गया क्या, माइनस कर देंगे, है ना। 4 चौक 16 -2 क्या होगा, आंसर 14 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था HCF से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ से 1244 और 2448 का HCF पूछा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि मुस्लिम विधेयक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब ये विधेयक से रिलेटेड क्या सटीक क्वेश्चन ये हो सकता है, ना भी हो, ठीक है ना। स्टूडेंट जितना याद रहता है उतना भेजते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम आपको क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से आपको तैयार करके दें। ठीक है, तो ये भेजा है कि 2 अगस्त 2024 में आप क्या छात्र बताया कि मुस्लिम विधेयक से क्वेश्चन आया था, तो मुस्लिम विधेयक से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगस्त 2024 में कौन सा मुस्लिम विधेयक पेश किया गया था, तो लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को 2 विधेयक, एक वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया गया था। ठीक है, फिर से समझिए, देखिए लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को 2 विधेयक, एक वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया गया, जिनका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और वक्फ समितियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। प्रजनन से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रजनन से प्रश्न क्या था ये वो अच्छे से जो है स्टूडेंट नहीं बता पाए थे। ठीक है, लेकिन प्रजनन के बारे में आपको सारी जानकारी रखना है, कुछ भी पूछा जाएगा आपको आसानी से बनेगा। देखिए प्रजनन का मतलब क्या है, अपने जैसा ही कोई और जीव पैदा करना। जीव विज्ञान में प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन से जुड़ी कुछ बातें आपको याद रखना है जो कि अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रजनन के जरिए जीव अपनी जाति को बढ़ाता है। प्रजनन के 2 मकसद होते हैं, व्यक्ति का संरक्षण और जाति की श्रृंखला बनाए रखना। प्रजनन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक जनन। प्रजनन के लिए जरूरी है कि जीवों को पोषण मिले। प्रजनन ऋतु कुछ अन्य जीवों के लिए साल का वह समय होता है जब प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल हालात होते हैं। कुछ जीवों को कोई प्रजनन ऋतु नहीं होती है और उनकी मादाएं साल के किसी भी समय गर्भधारण कर सकती है। मनुष्यों में प्रजनन लैंगिक प्रक्रिया के जरिए होता है। मनुष्यों में प्रजनन लैंगिक प्रक्रिया के जरिए होता है और पुरुष के प्रजनन तंत्र में क्या आता है, लिंग वृषण, कोष वृषण और एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट और शुक्राशय शामिल होता है। महिला प्रजनन प्रणाली में प्रजनन प्रणाली हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है
यहाँ से भी अति महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कि अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अमीबा में कैसा प्रजनन होता है, तो अलैंगिक प्रजनन होता है और यह द्विआधारी विखंडन नामक प्रक्रिया से होता है। हाइड्रा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह के प्रजनन होता है। ठीक है, हाइड्रा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह के प्रजनन होता है। लेकिन क्वेश्चन आता क्या आता है कि हाइड्रा में किसके जरिए प्रजनन होता है ना, किसके द्वारा, तो हाइड्रा और यीस्ट में ये मुकुलन के जरिए अलैंगिक प्रजनन होता है ना, किसके जरिए, तो मुकुलन के द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा और यीस्ट दोनों में प्रजनन होता है। ठीक है, बजट से प्रश्न आया था, तो बजट से आपसे एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बजट के बारे में थोड़ा यहाँ बताते हैं और बजट का एक वीडियो लेकर आ रहे हैं शानदार। ठीक है, हो सकता है नाइट में या तो कल अपलोड करेंगे बजट के बारे में पूरा क्वेश्चन, जो जितना डिटेल बजट है 2024-25 पर 24-25 का पूरा बजट से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बजट के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया है। जितना भी आपको सेंटेंस बताएंगे ना स्टेटमेंट, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्ट में, पिछले जो भी एग्जाम हुआ था 24 को शायद, तो उसमें पूछा गया था कि बजट 2024-25 किसने पेश किया, तो निर्मला सीतारमन ने पेश किया। अब याद रखना क्या, निर्मला सीतारमन ने 2024-25 में कौन सा बजट पेश किया, तो ये 7वां बजट था। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, सीतारमन ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बेरोजगारों, मध्य वर्ग, महिला और किसानों को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं को ऐलान किया है। तो कितने प्राथमिकता दिया बजट में, तो 9 प्राथमिकता दिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा कुल बजट कितना है, तो 2024-25 का कुल बजट 41.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो कि पिछले वर्ष से 3.18 लाख करोड़ रुपये अधिक है ना। वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितना है, 8.2% रहा है ना। वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 8.2% रही है। राजकोषीय घाटा रहने का, जो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 4.9% रहने का अनुमान है। ये सब कतई जहर प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 4.9% रहने का अनुमान है। ठीक है, और बजट के बारे में थोड़ा और देखते हैं कि बजट में बिहार को 59,000 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को कितना 15,000 करोड़ रुपये की मदद मुहैया कराने की घोषणा किया गया था। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि 2024-25 बजट में बिहार को कितना मदद की घोषणा किया गया, तो 59,000 करोड़ रुपया और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपया मदद करने का मुहैया की घोषणा किया गया है। अब बजट में 5 राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है। अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। ठीक है, तो पूर्वोदय, या तो दूसरा क्वेश्चन आता क्या, जो कि 2024-25 बजट में पूर्वोदय योजना के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है, तो 5 राज्यों को। अब 5 राज्य कौन कौन सा है, तो बिहार, झारखंड, बंगाल, ये तीनों पड़ोसी हो गया, ये ऐसे याद कर लेना है, बिहार, झारखंड और बंगाल, ये 3 हो गया, और ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य को है ना पूर्वोदय योजना के में विकास के लिए ना शामिल किया गया बजट 2024-25 में। ठीक है, तो ये चीज़ें सारे आपको याद रखना है। अब बजट का थीम क्या है, तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप, है ना, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था यूनेस्को के द्वारा 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब एग्जैक्ट उनको मालूम नहीं है ना स्टूडेंट को कि क्या पूछा गया था, तो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये याद रखना है आपको, हो सकता है यही पूछा गया, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, जो एग्जाम दिए हैं, और क्या स्टूडेंट लोग कुछ है ना भेजते नहीं, एग्जाम हुआ तो अपना क्या है थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं ना, तो क्या क्वेश्चन भेजिए। ठीक है ना, क्या है ये सब चर्चा, जो शिक्षा की चर्चा है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए थोड़ा समय देके कौन सा क्वेश्चन आप पूछा गया है, तो जितना याद हो जरूर आप है ना टेलीग्राम पे हम लिंक शेयर करते हैं, वहाँ पर आप जरूर भेजिए। ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम जैसे 3rd शिफ्ट में हुआ या तो कल है 1st शिफ्ट में, तो जरूर है कि लिंक पर क्वेश्चन भेजिएगा, जितना याद हो। अगर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा याद हो, थोड़ा सा भी याद हो और हम उसको पता कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो जरूर है कि जितना याद हो थोड़ा मोड़ा ही आपको भेजना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हिंट पता चलता है ना, लोगों को पता चल जाता है ना, स्टूडेंट लोग को जानकारी होती है, इससे क्या हो किस टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है, तो डिस्कशन कराने में मज़ा आता है। ठीक है, सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन मोंडिए कल्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा,
फिर से समझिए, सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन मोंडिए कल्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्पेन में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? स्पेन है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से सेकंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न मिले तो आपको हम बता दिए। बाकी जो ऑल शिफ्ट का वीडियो लाएंगे जो नाइट में, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न बच गया है और जो भी जितना भी प्रश्न और मिलेगा तो सारे वो ऑल शिफ्ट में सभी प्रश्नों को उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और एक चीज़ और रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना, जो कि बार बार करवा रहे हैं। कौन सा? तो यूनेस्को द्वारा जो पूछा जा रहा है 4 को आपको ये याद कर लेना। आपको मालूम क्या, हमेशा आपको याद भी होगा, जो रेगुलर है वीडियो में वो उनको याद हो गया होगा। 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है, कहाँ? गुजरात में। 41वां कौन सा है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। 42वां कौन सा है? तो 42वां कौन सा है? चलिए इसको आप है ना कमेंट करने के लिए आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि लगातार हमें ने 4-5 दिन से आपको बता रहे हैं ये चारों विश्व धरोहर स्थल। तो 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और 43वां कौन सा है? 43वां है मोइदम, जो कि असम में है। ठीक है, तो 42वां कौन सा है और किस राज्य में, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।